सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और चलते चलते इस चैप्टर के अंदर हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक के ऊपर। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस साल भी हमें एक केस स्टडी देखने को मिली इसी टॉपिक से। तो बहुत ही ध्यान से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो अपने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो बच्चे, हमारे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर जितना भी कुछ पढ़ा, हमने यहाँ पर मैनेजमेंट को पूरी तरीके से समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, नेचर पढ़ा, लेवल्स पढ़े। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये सभी चीजें बेकार है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो शब्दों का मिलन है। क्या है वो दो शब्द? को और ऑर्डिनेशन। यानी कि जब हम साथ में मिलकर, को का मतलब क्या होता है? साथ। हम कहते हैं ना को एक्टर। को एक्टर का मतलब क्या होता है? हमारे साथ काम करने वाला अभिनेता। तो इसी तरीके से जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हम साथ मिलकर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हम साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जब हम सब साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तभी तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जब भी हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है। चाहे हम किसी भी तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे हम प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन क्या है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप कोऑर्डिनेशन की बात करते हो तो हम यहाँ पर तीन चीजों को देखते हैं। दैट कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज। पता है इस बार की जो केस स्टडी आई इसकी, उसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। जब बच्चे एग्जाम देकर आए और हम लोगों ने बच्चों के साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया इसी की केस स्टडी को, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर हमको गलत दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाए केस स्टडी के अंदर कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी किया था, जिन बच्चों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ा था और कीवर्ड्स पे ध्यान दिया था, वो बच्चे तुरंत पहचान गए कि ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। अब वो वर्ड पता है क्या था जिससे उन्होंने पहचाना? वहां पर लिखा हुआ था एक वर्ड, हार्मनी। तो जब भी मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं भी कुछ कुछ वर्ड्स पर फोकस करती हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको भी उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स वहां पर आपको छुपे हुए मिलेंगे जिससे आप पहचान पाओगे। ठीक है, तो जब हम भी कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें तीन वर्ड दिखे। कौन कौन से? हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज। अब इनका मतलब क्या होता है मैम? हार्मोनाइजेस का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें हो रही है, अब उनके अंदर सिमिलैरिटी लेकर आना। यानी कि अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना। हम जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है, बट उन जॉब्स में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आप वेरिएशंस की चीजों को करोगे, अब जैसे कि आपके स्कूल में अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, जैसे कि ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है, तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने आपके सेपरेट सेक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 क्लास 12th में। ठीक, पर हमने देखा उसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक कॉमन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एक और कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक और कॉमन सब्जेक्ट है उनके पास बायोलॉजी। तो हमने क्या किया कि जब हमें सिमिलैरिटी दिखी तो हमने उनको एक साथ किया। क्यों? क्योंकि हमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब अगर मैं केमिस्ट्री वालों के बीच में अकाउंटेंसी वाले और हिस्ट्री वाले लाकर बिठा दूंगी तो भाई सिमिलैरिटी नहीं आएगी, काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज लेकर आना। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है?
सिंक्रोनाइजेशन इस बात का ध्यान रखता है कि सारी एक्टिविटीज हमें एक सेम टाइम पे करनी है। मतलब जब सारी चीजें एक साथ चलेंगी तभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ना। अब देखो, मेरा टारगेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे इस मंथ के एंड तक 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, इस मंथ के एंड तक। अब इस काम को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ है, वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है जोरों शोरों से। परचेज डिपार्टमेंट भी क्या करता है, टाइम से उसको रॉ मटेरियल लाकर देता है। लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो टाइम से काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हो जाएगा, हम अभी थोड़ी देर बाद काम करेंगे। भाई अगर तुम थोड़ी देर बाद काम करोगे तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। सिर्फ हम दो डिपार्टमेंट्स के एक साथ काम करने से नहीं चलेगा, हम सबके एक साथ काम करने से चलेगा। अब देखो, मैं आप लोगों का एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को क्लास 12th को पास करना है, तो आपको 5 सब्जेक्ट पास करने हैं, तब जाके आप क्लास 12th में पास कहलाओगे। अब अगर आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को लेकर चलते रहोगे, 3 को छोड़ दोगे, 3 को सोचोगे अगले साल दे देंगे, तो क्या इस सेशन में आपकी क्लास 12th पूरी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। आपको अगर इस सेशन के अंदर क्लास 12th को पूरा करना है तो पांचों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है, एक टाइम पर लेकर चलना है। तो सिंक्रोनाइजेशन कहता है कि साथ तो चलना है बट सेम टाइम पर भी चलना है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि भाई सिमिलैरिटी तो है, पर सिमिलैरिटीज के साथ साथ क्या करना है, हमें एक सेम टाइम पे चलना है और एक साथ चलना है। जहां पे ये सेम टाइम की बात करता है तो ये कहता है कि हमें साथ में रहना है, हमें एक होना है। भाई यूनिफाइज कहां से निकला है? यूनिटी से निकला। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता, है ना। यानी कि जब सारे लोग एक साथ होंगे तो ही तो काम हो पाएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि भाई सिमिलैरिटीज ऑफ जॉब्स एक साथ चलेंगी, एक ही टाइम पर चलेंगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग रहते हैं। अब वो अलग अलग लोग अगर अलग अलग चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो सबको साथ लेकर चलना है, एक टाइम पर लेकर चलना है, एक जैसों को लेकर चलना है, ठीक है। अब इसी कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा और समझने के लिए कहा गया कि ये ना एक कॉमन थ्रेड है, ठीक है। ये क्या है? एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन धागा है जिसके थ्रू सारी एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो चल रही हैं। मतलब पता है, कोऑर्डिनेशन के लिए ना एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये ना एक फूलों की माला में पिरोया गया धागे की तरह है, जिसने उन सारे फूलों को अपने साथ बांध कर रखा हुआ है कि अगर धागा टूट गया तो फूल बिखर जाएंगे। तो वो ऐसे कहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ये जो आपके पांचों फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, इनका कोई यूज नहीं है। तो हमें कोऑर्डिनेशन हर जगह पर चाहिए, ठीक है। इसे एक बाइंडिंग फोर्स भी कहा गया है, यानी कि लोगों को बांधे रखने वाली चीज। ये कोऑर्डिनेशन ही है जो सबको बांधे रख रहा है एक साथ, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्या? दैट इट्स हार्मोनाइजेस, synchronizes and unifies the individual efforts, हर किसी के एफर्ट्स को फॉर द बेटर एक्शन, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सके, क्योंकि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। ये एक कॉमन थ्रेड है जिसकी वजह से जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो परफॉर्म की जा रही हैं। ये एक बाइंडिंग फोर्स है जो सभी को आपस में एक साथ बांधे रख रहा है, ठीक। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर बोलू नेचर बोलू, बात एक ही है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फीचर्स है हमारे पास 6। कौन कौन से? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट ensures unity of action, it is a continuous process, it is a pervasive function, it is the responsibility of all the managers and it is a deliberate function, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स की तरफ। देखो, जो कोऑर्डिनेशन है हम कह रहे हैं कि वो यूनिटी लेकर आता है, कि हर कोई ना अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। भाई सेल्स डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि यार आप सभी लोगों के अपने अपने डाइवर्स इंटरेस्ट है, आप सभी लोगों का बिजनेस में काम करने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो अलग अलग है। पर मेरा काम क्या है कि मैं आप सभी के जो अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट है इसको एक साथ लेकर आऊं और इसे एक पर्पसफुल एक्टिविटी बनाऊं।
यानी कि आप सभी को एक साथ लेकर आना है मुझे और आपको एक सेम रास्ता दिखाना है और वो सेम रास्ता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये क्या करता है? ये देता है आपको एक कॉमन फोकस कि आप सभी अपना अपना काम करो, अपने अपने ग्रुप एफर्ट्स लगाओ, बट आप सभी को कॉमन फोकस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमने जैसा प्लान किया था वैसी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। और वो कब पॉसिबल है? जब सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया कि ये एक बाइंडिंग फोर्स है, ये सबको बांधे रख रहा है। किस किस को? ये सारे डिपार्टमेंट्स को भी एक साथ बांध कर रख रहा है, ताकि जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने के लिए ही हो। भाई सारे डिपार्टमेंट अगर अलग अलग चलेंगे तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने टाइम से परचेज डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दिया तो वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद के ला पाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टाइम से प्रोडक्शन नहीं किया तो मार्केट में सामान बिक नहीं पाएगा। अगर मार्केटिंग मैनेजर ने टाइम से एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करी, कस्टमर के बीच में हमारे प्रोडक्ट को फेमस नहीं करा, पॉपुलराइज नहीं करा, तो मार्केट में कैसे सेल बढ़ेगी? तो यहाँ पर सभी लोगों के एफर्ट्स जरूरी हैं, लेकिन सभी लोगों के एफर्ट्स में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस है, कभी नहीं खत्म होता कोऑर्डिनेशन। क्या हम जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो क्या वो बंद हो जाती है क्या? जब तक आप बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। वो प्लानिंग से शुरू होती है और कंट्रोलिंग तक चलती है, पर जब आप दोबारा प्लानिंग करोगे तो फिर से कोऑर्डिनेशन चाहिए और फिर से वो कंट्रोलिंग तक जाएगा। ठीक, परवेसिव का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ये वर्ड मैंने बताया था ना कि बहुत बार आएगा, आपको इसका मीनिंग ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा फंक्शन है जो सब जगह चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक लेवल पे चाहिए, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के हम काम नहीं कर सकते। ठीक, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे टॉप लेवल को कोऑर्डिनेट करना होता है अपनी ओवरऑल पॉलिसी को। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? गोल सेट करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, तो उसे वो अपनी सारी जो ओवरऑल पॉलिसीज होती हैं वो उसे अपने लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बतानी होती है, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को बतानी होती है, ताकि वो पॉलिसीज पे काम किया जा सके। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है। मिडिल लेवल वाला कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल के साथ भी और लोअर लेवल के साथ भी, क्योंकि वो तो एक लिंक है दोनों के बीच का। जो बातें टॉप लेवल उन्हें बताएंगे वही चीजें उन्हें कोऑर्डिनेट करनी है किसके साथ? अपने लोअर लेवल के साथ। लोअर लेवल वालों को वर्कर्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि भाई जो काम उन्हें सौंपा गया है वो काम वो टाइम से पूरा कर सके। तो हर एक लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट क्या होता है? अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से कोऑपरेट करते हुए चल रहे हो। देखो, एक मैनेजर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। आपको पता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स होते हैं उनके। तो एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है उन सभी अलग अलग लोगों के एफर्ट्स के साथ। ठीक है, एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर में, भले ही जो वर्कर्स हैं even where the members of the department willingly cooperate। अब देखो, कॉपरेट और कोऑर्डिनेशन ये दो एक साथ चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, जहां कॉपरेशन है वहां कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब देखो, कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा से आप किसी के साथ जुड़ रहे हो। आप कॉपरेट करने का मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी के साथ मिलकर चलना, है ना? तो अगर हर एक मेंबर जो है डिपार्टमेंट का वो अपनी इच्छा से कॉपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन आपके उस विलिंग स्पिरिट को डायरेक्शन देता है। कॉपरेशन तो आप कर रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन आपको क्या कहता है कि ये जो आप जिस चीज के लिए हमें कॉपरेट कर रहे हो ना, ये किस चीज के लिए कर रहे हो? कि भाई ये रही वो डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में जाके उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि अपने आप हो जाने वाला एक फंक्शन है जो अपने आप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपरेशन अगर चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद वहां पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 फीचर्स थे कोऑर्डिनेशन के। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो हमारी केस स्टडी थी बेसिकली वो इसी के ऊपर बेस्ड थी कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना था ये कि कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, तो कोऑर्डिनेशन था। उसके बाद हमें उसकी एक इम्पोर्टेंस लिखनी थी, तो इसी में से हमें लिखना था आंसर। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस का मतलब है कि क्यों।
आखिरकार क्यों हमें ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की? क्यों हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर 3 मेन रीज़न्स निकाले। तो पहला मेन रीज़न है ग्रोथ इन साइज़। सपोज करिए कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब जस्ट कि आपके पेरेंट्स और आप लोग ही रहते हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कम है। लेकिन जब यही न्यूक्लियर फैमिली अगर जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर आकर रहने लगेंगे, जिनकी सोच, जिनका नजरिया अलग अलग हो सकता है, जिनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। अब ऐसे में डिस्प्यूट्स होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी की सोच अलग है, सभी का नजरिया अलग है, सभी के ओपिनियंस अलग है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जहां दो बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं। तो जब इतने सारे बर्तन मिलने लग जाएंगे तो आवाज बहुत तेज होने लग जाएगी। तो ऐसा ही होता है, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है तो वहां पर काम करने वाले लोग यानी कि एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे। अब हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड है, यानी कि अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, अपने वैल्यू सिस्टम है, अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है कि उनकी अलग हो, अपने काम करने का तरीका भी उनका अलग है। तो ऐसे में सभी लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत है कि हम यहाँ पर हार्मनी लेकर आए, हम यहाँ पर सिमिलैरिटी लेकर आए। किसके बीच में? बिटवीन द इंडिविजुअल गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि देखो, हर कोई अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा, बट हमें चाहिए कि वो अपने गोल्स तो अचीव कर ले, उसके गोल्स ऐसे हो जो उनके गोल्स को अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा दे। तो यहां पर ये काम किसके थ्रू हो पाएगा? ये काम हो पाएगा कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ठीक, चलिए जी। तो ग्रोथ जब भी होती है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब आप सभी को अब ये पता चल चुका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अब अगर सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो यहां हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे उनकी एक्टिविटीज को। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें उनको एक साथ लेकर आना है, हमें उनके काम में यूनिटी लेकर आनी है, ताकि किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़ा है, हम उसे अवॉइड कर सके। और ये सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। मतलब हमें उन्हें ये समझाना है भाई कि तुमको एक साथ चलना होगा, तुम यूनिटी के साथ चलोगे, तुम्हारे एक्शंस में यूनिटी आएगी, तभी तो टारगेट अचीव होगा, और टारगेट अचीव होगा तभी तुम्हारा फायदा होगा। तो तुम्हें आपस में मिलकर ही चलना है, एक साथ चलना है तुम लोगों को, ठीक है, और एक टाइम पर भी चलना है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। देखो, आज का जो जमाना है ना हमारा, वो है मॉडर्न। ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हमारे सारे, और सब लोगों को क्या चाहिए कि भाई स्पेशलिस्ट। सब लोग चाहते हैं कि हमारा काम स्पेशलिस्ट के थ्रू हो। हम लोग भी तो देखो ना कि जब हम लोगों को भी कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब भी हमें कोई बीमारी होती थी या कोई भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे गली मोहल्ले में जो भी डॉक्टर हुआ करता था, हम उसके पास चले जाया करते थे। बट आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोगों को हर चीज का स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात भी है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ऐसा हो गया, उन लोगों को भी स्पेशलिस्ट चाहिए। तो वो अपने यहाँ पर एडवाइस लेने के लिए, ओपिनियंस लेने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। बट अब क्या होता है ना कि जितने भी ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि हम सभी लोग सेम क्वालिफिकेशन से हैं, हम सभी लोग सेम हैं, तो हम किसी और के ओपिनियन को क्यों सुने? भाई देखो, एक सपोज करो एक म्यूजिक शो चल रहा है, ठीक है, एक म्यूजिक शो का ऑडिशन हो रहा है, किसी सामने किसी एक पार्टिसिपेंट को उन्हें सिलेक्ट करना है, तो उसमें तीनों की रजामंदी जरूरी होती है ना। अब जब तीनों कह रहे हैं कि यार हम तीनों ही तो सिंगिंग फील्ड से हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी ठीक है, दूसरा कहता है जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात ही क्यों सुनूं? तुम अगर सिंगर हो तो मैं भी तो सिंगर ही हूं, तो मैं क्यों तुम्हारे पॉइंट को अप्रिशिएट करूं? अब यहां पर जब तक वो सेम ओपिनियन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक डिसीजन नहीं होगा, और जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक ना शो आगे बढ़ पाएगा और बेचारा वो पार्टिसिपेंट भी लटका रह जाएगा। बिल्कुल यही का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है।
तो जब तक सारे स्पेशलिस्ट के ओपिनियन हमें एक जैसे नहीं मिलते हैं, हम कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच। भाई हमें क्या करना है, उनके जो अप्रोचेस में डिफरेंस आ रहा है, उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस है, हमें उसको हटाना है, क्योंकि हमें एक डिसीजन लेना है, एक पॉइंट पर पहुंचना है। तो हमें उनके ओपिनियंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये रीजन है कि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है। कब? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो उन स्पेशलिस्ट के ओपिनियंस में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक, तो ये थी नीड और इंपॉर्टेंस। अब बिल्कुल एक आखिरी टॉपिक है हमारा, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई एक क्वालिटी, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये हमारे मैनेजमेंट की एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बिना हमारा मैनेजमेंट अधूरा है। इस क्वालिटी के बिना हमारा मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो हमें प्लानिंग स्टेज से ही चाहिए होता है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है। उसी प्लानिंग के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सेट की जाती है। उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि हमें कितने लोग अपने यहाँ पर रखने हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन के रखने हैं, कौन से स्किल्स के रखने हैं, यानी कि स्टाफिंग। उसके बाद काम सही से हो सके, एग्जीक्यूशन अच्छे से हो प्लान का, तो हमें डायरेक्टिंग चाहिए। तो डायरेक्टिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम सही से हुआ या नहीं हुआ, एज पर द प्लान काम हुआ या नहीं हुआ, हमें वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पर हमें चाहिए होता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि पहली बात, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन में छुपा हुआ है। सो प्लानिंग स्टेज में मैं कहूं कि कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डिपार्टमेंटल गोल्स। भाई उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंटल गोल्स ऐसे बने होने चाहिए कि उनके अचीवमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, कि आपने जितनी अथॉरिटी दी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हो। स्टाफिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए स्किल और वर्क असाइंड में, कि जो काम आपने करने के लिए सौंपा है हमें, क्या उसके रिगार्डिंग स्किल्स हैं हमारे, हमें आता कुछ और है, तुमने करने को कुछ और दिया, तो कहां था कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। कंट्रोलिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की थी, जैसा हमने प्लान किया था, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के अंदर है, हर एक फंक्शन के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आज हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, बट अभी भी हम इस चैप्टर को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, बट अब वन बाय वन हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी है इस चैप्टर के अंदर। हमें एमसीक्यूज करने हैं, हमें रीजन असर्शन करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आगे की जो वीडियोस आएंगी वो इन्हीं सब चीजों पे आएंगी, जहां पर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, रीजन असर्शंस देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे। बट उन सभी को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख लीजिए। तब तक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2020, 24 एंड 25। उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसे देख कर रखिएगा, तभी आप एमसीक्यूज और रीजन असर्शन केस स्टडीज को समझ पाएंगे। ठीक है, सो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के आगे की चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।